नमस्कार दोस्तों, प्रसन्न प्रयास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। आज हम एक नई कहानी आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। खूब कहा है फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ जी ने, अगर कोई कहता है उसे डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखा है। तो आज ऐसी एक यंग गोरखा रेजिमेंट ऑफिसर की कहानी आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। ऐसी अद्भुत परिचय देने वाली कहानी जिसमें शौर्य है, साहस है, पराक्रम है। तो आइए सुनते हैं एक अद्भुत परिचय देने वाली कहानी मराठे सर की जुबानी। सर 1971 वॉर, हाँ जी, इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ तो हाँ। बांग्लादेश इंडिया ने आज़ाद किया। तब सर आपकी क्या उम्र थी? उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। सर क्या एक्साइटमेंट था तब जब ये बहुत ज़्यादा था एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा। आज तो हमारे पास में सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, बराबर। तो उस समय में इन्फॉर्मेशन मिलने वाले मीडियम्स भी काफ़ी कम थे। हाँ, और अलग तरीके के थे। हाँ, सही बात है। तो कैसे आप न्यूज़ मिलती थी, कैसे सुनते थे आप चीज़ों को? हाँ, तो उस समय तो अखबार और ऑल इंडिया रेडियो, ये दो ही माध्यम थे। जी, कुछ वाक़या बताइए सर। हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। 1971 वॉर की। हाँ, सुनना चाहोगे? जी जी बिल्कुल। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, उस समय अधिकांश पश्चिमी विचारवंतों का और बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि जिस देश में इतनी एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, उस देश का अस्तित्व लंबे समय तक चलना संभव नहीं है। लेकिन हम आज वास्तविकता क्या देख रहे हैं? इन सभी पश्चिमी तथाकथित विचारवंतों को झुठलाते हुए आज हम दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हैं। इतना ही नहीं, आज एक ताकत के रूप में उभरने की ओर हम अग्रसर हैं। ये क्यों हो पाया? किन किन संस्थाओं का इसमें योगदान रहा है? इसकी एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रमुख योगदान दिया है, भूमिका निभाई है, वो हमारे सशस्त्र दलों ने। दुर्भाग्यवश हमारे सशस्त्र दलों के योगदान को हम कुछ लोकी में रखते हैं। जिस पैमाने पर, जिस स्तर पर उन्हें प्रसिद्धि देनी चाहिए, उनका गौरवशाली इतिहास उजागर करना चाहिए, वो इस देश में नहीं हो रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस गौरवशाली इतिहास को उजागर किया जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज भी देश के लोग, हमारी जो सशस्त्र सेना है, जो आर्म फोर्सेस है, जो संस्था है, उसकी ओर विश्वसनीयता के रूप से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं, इसके लिए जो हमारी सशस्त्र सेना, सशस्त्र दल रात दिन पहरा लगाते हैं सीमाओं पर, उसी के कारणवश हम आज सुरक्षित हैं। इतना प्रबल विश्वास इस जनता को है। अभी हाल ही की घटना पर यदि हम नज़र डालें, 15 और 16 जून को जो पूर्वी लद्दाख के गालियन घाटी में जो घटनाएं घटी, उसमें जिस बेरहमी से और बर्बरता से हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया, उस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी के अनुसार वो अपना वर्तन करते हैं। भारत और चीन के दरमियान 1993, 1996 और 2005 में जो संधियां हुई थी, उसके प्रावधान के अनुसार सैनिकों को एयर आर्म्स चलाने की अनुमति नहीं थी। इस संघर्ष के दौरान भी उन्होंने उसका कड़ाई से पालन किया और सिर्फ अपने निहत्थे हाथों के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दी। ये अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि हम अपने अनुशासन को किस स्तर पर महत्व देते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके समक्ष कि
एक सैनिक की प्राथमिकता क्या होती है और सामान्य सिविलियन की प्राथमिकता क्या होती है। सैनिक के लिए देश, उसका सम्मान, उसकी रक्षा ये प्रथम स्थान पर है। उसके बाद उसकी कंपनी, उसके बटालियन की सुरक्षा, उसका सम्मान, और अंत में स्वयं। आज हमारे नागरिक हमारे सेना के ऊपर इतना विश्वास क्यों रखते हैं? इसका कारण है उनका साहस, उनका पराक्रम और अपने कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। इसी के वजह से आज हमारी सेना दुनिया में नंबर 1 पर है और हमारे सेना का लोहा आज भी दुनिया भर में माना जाता है। कुछ देर पहले आपने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की बात की। उस युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। इस जंग के लिए, इस लड़ाई के लिए हमारे 4 सैनिकों को सर्वोच्च परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ हीरो पर्दे के सामने आए, कुछ हीरो अनसंग के रूप में ही रहे। आज हम ऐसे ही एक अनसंग हीरो की कहानी सुनने जा रहे हैं। प्रसन्न जी, अभी मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस बारे में मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है। इस कहानी में अद्भुतता है, अकल्पितता है, शौर्य है, साहस है, इन सब चीज़ों का मिश्रण है। और इस कहानी के आज के हमारे नायक हैं रिटायर्ड मेजर जनरल इयान कार्डोज़ो। इयान कार्डोज़ो उस युद्ध में पूर्वी छोर पर उस समय के पूर्व पाकिस्तान में नियुक्त थे। उनकी नियुक्ति उस समय के पूर्व पाकिस्तान के सिलहट सेक्टर में हुई थी। जैसा कि सबको आपको मालूम है, 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। उसके पहले जब 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ तो सिलहट सेक्टर में जो कंपनी थी गोरखा फायर राइफल्स, उस कंपनी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उनके लिए एक जो टास्क दिया गया था, वो टास्क ऐसा था कि सिलहट सेक्टर में शत्रु के सुरक्षा पंक्ति के 100 किलोमीटर पीछे उन्हें उतार दिया गया था और उन्हें एक एयरफील्ड पर कब्जा करने का टास्क दिया गया था। उन्होंने वो तो टास्क बखूबी निभाया, लेकिन उसके बाद उन्हें जो संघर्ष करना पड़ा, जो कठिनाई झेलनी पड़ी, वो अकल्पनीय है। करीबन 8-9 दिन तक उन्हें खाना और पानी भी उपलब्ध नहीं था। और जब 16 तारीख को जो हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अकल्पनीय ही है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं इयान कार्डोज़ो के व्यक्तित्व पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। इयान कार्डोज़ो साहब का जन्म 1937 में बम्बई में हुआ था। वहाँ के एक जाने माने कॉलेज सेंट ज़ेवियर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 1954 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला प्राप्त किया। 4 साल के कड़े प्रशिक्षण के बाद 1958 में उन्हें 5 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त हुआ। गोरखाओं की एक कहानी है, एक विशेषता है, एक गोरखाओं की एक विशेषता है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के हमारे जो शिल्पकार हैं फील्ड मार्शल मानिकशॉ, उन्होंने अपने जीवनी में इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि यदि वो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ का डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, तो एक तो वो
झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये गोरखाओं की इज्जत है, ये उनका रेपुटेशन है। तो इस गोरखा राइफल्स में दाखिल होने के बाद ये जो गोरखा के एक यूनिक गुण है वो भी इयान कार्डोजो साहब में आना स्वाभाविक था। जब 16 दिसंबर को युद्ध समाप्त हुआ, समर्पण हुआ, उस समय ये सिलहट में थे, सिलहट सेक्टर में थे। उस दौरान उसी शाम बीएसएफ का एक कमांडेंट घबराते हुए, भयभीत होते हुए कार्डोजो साहब के पास, मेजर कार्डोजो साहब के पास आया और उन्होंने कहने लगा कि सर, बहुत बड़े संख्या में पाकिस्तानी सैनिक शरण लेने के लिए आ गए हैं और हमारे पास संख्या कम है, तो हमें कृपया आपके किसी आदमी को भेजिए, आपके असिस्टेंट को भेजिए, ताकि हमें समर्पण और सरेंडर स्वीकार करने में कुछ सुविधा होगी। इयान कार्डोजो साहब ने सोचा कि क्यों किसी असिस्टेंट को भेजा जाए, उसके बजाय मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो वो उस कमांडेंट के साथ वो चल पड़े उस स्थान के ऊपर। जाते जाते एक्सीडेंटली उनका पैर, युद्ध में जैसा होता है कि आपको मालूम होगा कि लैंडमाइन बिछाए जाते हैं शत्रु द्वारा, तो वैसे ही लैंडमाइन बिछाए गए थे और एक्सीडेंटली उनका एक पैर उस लैंडमाइन पे गिरा और लैंडमाइन पे जैसा ही उनका पैर ने लैंड किया, उनका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और यह घटना आसपास के कुछ बांग्लादेशियों ने देखी और उन्हें तुरंत कमांड हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। युद्ध के कारण वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी मची थी। मॉर्फिन का स्टॉक नष्ट हो गया था, एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं थे और यहाँ मेजर साहब बुरी तरह से घायल हो रहे थे। उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष चल रहा था। डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उनके पास एक विकल्प था, लेकिन वो विकल्प बहुत कठिन था, लेकिन वो कठिन विकल्प को ही उन्होंने अपना पसंद किया। वो गोरखा रेजिमेंट के सैनिक थे। जैसा कि सबको मालूम है, गोरखा रेजिमेंट, गोरखा सैनिक एक कुकरी नाम का एक हथियार अपने पास हमेशा रखता है, जिसे आप ड्रैगर कहेंगे। वो ड्रैगर था। उन्होंने अपने सैनिक को तुरंत आदेश दिया कि ये मेरा जो क्षतिग्रस्त पैर है इसे काट डाल। वो उनका जो असिस्टेंट था वो भयभीत हो गया कि यह कैसा संभव है। जब उन्होंने देखा कि और यदि समय ज़ाया हुआ तो ये पैर पूरी तरह से काटना पड़ेगा और उनकी ज़िंदगी में भी खतरे में आ सकती है, तो उन्होंने उस सैनिक से वो खुकरी अपने हाथ में ली और अपना वो क्षतिग्रस्त पैर अपने ही हाथ से काट डाला। और इतना ही नहीं, उस सैनिक को बताया, गो एंड बरी इट। देखिए ये साहस कितना है, कोई इसकी कल्पना कर सकता है? प्रसन्न जी, क्या ये कहानी सुनकर किसी के रोंगटे खड़े नहीं होंगे? कि आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर आज के युवा को ये सोचना इस सिचुएशन में काफ़ी इंस्पिरेशनल भी हो सकता है और बहुत कुछ इससे सीखने के लिए भी मिल सकता है। जी हाँ, मैं यही आपको कहने जा रहा था। जब हम अपने घर से निकलते हैं तो कई बार रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो सामान्य व्यक्ति की रिएक्शन क्या होती है? सहज वो चिड़चिड़ा बन जाता है। उसे लगता है कि अब मैं अपने काम पे समय पर नहीं पहुंचूंगा। इसके लिए वो हर चीज़ को, खुद को छोड़ के हर चीज़ को वो ब्लेम करने लगता है। व्यवस्था को ब्लेम करने लगता है, पुलिस वालों को ब्लेम करने लगता है, सरकार को ब्लेम करने लगता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को ब्लेम करने लगता है, लेकिन वो उसमें से रास्ता नहीं निकालता। लेकिन सैनिक इसके विपरीत उसका व्यवहार होता है। यही सीख इस दुर्घटना से हमें मिलती है और यही हमारे देश के लिए एक संदेश है, एक सीख है।
कि विपरीत परिस्थिति में भी आपको आगे कैसा बढ़ना है। हाल ही में हमने ये पाया है कि कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है, तो वो अचानक अपने इस सुंदर जीवन को नष्ट करने का भी एक दुस्साहसी कदम उठाने लगते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति इस साहस भरी घटना की तरफ देखेगा तो वो अपना ये सुंदर जीवन नष्ट करने का ख्याल छोड़ देगा। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि यही एक सैनिक और सिविलियन में फ़र्क है। कोई सामान्य व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है और अचानक समझो बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया या और कोई बाधाएं खड़ी हो गई, तो वो यकायक हर किसी को दोष देने को तैयार हो जाता है। खुद के सिवाय वो सभी को दोष देने लगता है और अंत में वो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन सैनिक को ये कहने की इजाज़त और अनुमति नहीं होती है। यही दोनों में अंतर है और इसी से हमें सीख भी लेना है। तो जैसा कि मैं बयान कर रहा था, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे सुविधाओं का अभाव था। इस बीच उनके कंपनी के कमांडेंट वहाँ पे आ गए। उस कमांडेंट ने कार्डोजो साहब को बताया कि आप भाग्यशाली हो कि जो पाकिस्तानी सैनिक हमारे सामने शरण आए हैं उसमें एक डॉक्टर भी मौजूद है। उन्होंने कार्डोजो साहब के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जो कुछ एंटीबायोटिक्स है, इम्प्लीमेंट्स है, उन्हें हम इधर उधर से जमा करेंगे, तो आप उस पाकिस्तानी डॉक्टर के हाथ से सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही कार्डोजो साहब का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा यह कैसा हो सकता है, मैं दुश्मन के हाथों सर्जरी नहीं करवाऊंगा। तब उनके कमांडेंट ने कहा आपके सामने अभी कोई विकल्प नहीं है, आपने ये सर्जरी को अनुमति नहीं दी तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद भी कार्डोजो साहब उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पाकिस्तानी का खून लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब गुस्से में आकर उनके कमांडेंट ने कहा कि आप मूर्ख हो। तो उसके बाद कार्डोजो साहब ने जवाब दिया कि सर, मैं एक मूर्ख आदमी के रूप में मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करूँगा। उनके कमांडेंट को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उन्हें मनाने के लिए, और उन्होंने जैसे तैसे उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन इस परिस्थिति में भी कार्डोजो साहब ने कहा अपने कमांडेंट को कि मेरी 2 शर्तें हैं। कमांडेंट ने साहब ने कहा कि आप शर्तों को रखने की स्थिति में ही नहीं हो, फिर भी आप शर्तें रख रहे हो। तो उसके बाद कार्डोजो साहब तैयार हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सर्जरी तो करवाऊंगा, लेकिन उस सर्जरी के दरमियान आपको वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। वो ज़रूरी है, अनिवार्य है। वो शर्त उनके कमांडेंट ने मान ली। वो जो पाकिस्तानी डॉक्टर था मोहम्मद अकरम, उन्होंने बखूबी उनकी सर्जरी की। इसके पश्चात उन्हें कलकत्ता शिफ्ट किया गया। कलकत्ते से उन्हें आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में लाया गया। पूना में एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, वहाँ पे उन्हें रखा गया। लगभग 8-9 महीने उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ा। शुरू में उन्हें लकड़ी का पैर लगाया गया। समय के साथ कई अनुसंधान हुए, आधुनिक पैर उन्हें लगाया गया। इस 9 महीने के दरमियान उन्हें ज़िंदगी की काफ़ी सीख भी प्राप्त हुई। एक
एक साक्षात्कार के दौरान उन्हें पूछा गया कि आप इस साहस के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली। उन्होंने कहा कि जब मैं अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था तब रीच फॉर द स्काई नाम की एक किताब मैंने पढ़ी। उस किताब में द्वितीय युद्ध के दरमियान अलाइड सेना का जो एक पायलट था उसकी कहानी थी। उस पायलट ने जर्मनी के 23 फाइटर को गिराया था, मगर उसके बाद उनके विमान को निशाना बनाया गया, उन्हें बंदी बनाया गया। उनके दोनों पैर नहीं थे, दोनों आर्टिफिशियल पैर थे। जर्मन सैनिकों ने अस्पताल में दाखिल करने के बाद उन्हें वो 2 पैर दे दिए आर्टिफिशियल। वो 2 पैरों के साथ वो अस्पताल से भाग खड़े हुए, लेकिन बाहर जाते के बाद वो फिर से पकड़े गए। उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के बाद जर्मन सैनिकों ने उनके दोनों पैर जो थे आर्टिफिशियल वो छीन लिए। इसके बाद भी वो भाग खड़े हुए और बर्फीली चट्टानों से रेंगते हुए उन्होंने अपने आप को बचा लिया। उन्हें लगा कि 2 पैर खोने के बाद भी एक व्यक्ति जब इतना साहस दिखा सकता है तो मैं एक पैर खोने के बाद ये साहस क्यों न दिखाऊं। ये प्रेरणा उन्हें मिली। उस साक्षात्कार के दरमियान उन्हें भी यह भी पूछा गया कि सर, आप इस अद्भुत पराक्रम की ओर आज किस तरह से देखते हैं। उनका जो जवाब था वो उनके व्यक्तिमत्व के अनुरूप ही था। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 1965 के युद्ध में भी हिस्सा लिया हूँ। इस युद्ध में मेरे कंपनी का लगभग सफाया हो गया था। मेरे कई साथियों को मैंने मेरे इर्द गिर्द मरते हुए देखा है। 1971 के युद्ध के शुरू में उनके कंपनी में 18 अधिकारी थे। युद्ध खोते समाप्त होने के बाद उसमें से सिर्फ 7 ही जीवित रह गए। तो वो अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे कि मुझे मौत तो नहीं आई, सिर्फ एक पैर ही तो गया है ना, तो मैं क्यों हार मानूं। और उन्होंने हार नहीं मानी। 7-8 महीने के बाद वो पहली बार अपने पैरों पर एक आर्टिफिशियल लेग के साथ वो चलने लगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस दुर्घटना के बाद उन्हें बताया गया कि अब उनके पदोन्नति के ऊपर, उनके प्रमोशन के ऊपर कुछ पाबंदियाँ आएंगी, क्योंकि आर्मी का ऐसा नियम है कि डिसेबल व्यक्ति को, सैनिक को कॉम्बैट ऑपरेशन में नहीं भेजा जाता। और उन्हें यह भी बताया गया कि वो ब्रिगेडियर के आगे प्रमोशन उन्हें प्राप्त नहीं होगा। उस युद्ध के दौरान तो वो सिर्फ मेजर थे। तो उन्हें ये बात खली। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका मुकाबला करूँगा, मैं प्रमोशन भी हासिल करूँगा, मैं कॉम्बैट बटालियन भी लीड करूँगा, इतना ही नहीं कॉम्बैट ब्रिगेड भी लीड करूँगा। लेकिन नियम तो इसके खिलाफ थे। तो उन्होंने इसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो एक अकल्पनीय संघर्ष की कहानी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जो जीवन शैली थी उसमें बदलाव लाया। वो सुबह जल्दी उठते थे, कठोर व्यायाम करते थे, उसमें दौड़, नदी में तैरना, ये सब शामिल था। और इस कड़ी शारीरिक प्रयास के बाद उन्होंने 6 साल बाद आर्मी को एक चिट्ठी लिखी कि मुझे कॉम्बैट बटालियन लीड करने की अनुमति दी जाए। आर्मी ने नियमों के अनुसार उनकी अर्जी अस्वीकृत कर दी। अर्जी अस्वीकृत होने के बाद उन्होंने आर्मी को फिर चिट्ठी लिखी और उसमें कहा गया
कि मैं हर परीक्षा का सामना करने को तैयार हूँ, हर टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें बुलाया गया, एक दौड़ में शामिल होने के लिए उन्हें कहा गया। उस दौड़ में उनके अलावा और 6 व्यक्ति थे। वो 6 ही व्यक्ति एबल बॉडीड थे। उनके 2 नैसर्गिक पैर थे। इनका तो एक नैसर्गिक पैर था और एक आर्टिफिशियल पैर था। जब दौड़ ख़त्म हुई तो उन्होंने एबल बॉडीड 6 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए वो दौड़ जीत ली। उससे उनके जो वरिष्ठ थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। फिर उन्हें पहाड़ियों पर ले जाया गया, ऊंची ऊंची 6000, 8000, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। वो पहाड़ी भी उन्होंने सफलतापूर्वक उसकी परीक्षा पास की। ये सब खबर उस समय के हमारे जो सेनाध्यक्ष थे जनरल रैना, उनके पास पहुंची। वो भी इनके साहस से और इनकी कटिबद्धता से, इनके दृढ़ता से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने डिप्टी वाइस को नियुक्त किया और कहा कि आप खुद इनकी परीक्षा लीजिए। फिर बाद में इन्हें फिर डिप्टी वाइस चीफ के साथ इन्हें लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम पहाड़ी बर्फाच्छादित बर्फ़ों से ढकी हुई पहाड़ियों पर ले जाया गया। वहाँ पर भी उन्होंने बड़े आसानी से सब बाधाएं पास की। इसके बाद आर्मी को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ा। वो बाध्य हुए और उन्हें कॉम्बैट बटालियन लीड करने की अनुमति दी गई। सो इन अ वे ही बिकम ए ट्रेंड सेटर। आर्मी ने अपना नियम बदला। उसके बाद 2 अफसरों को फिर ऐसी अनुमति दी गई, लेकिन इयान कार्डोजो वॉज द फर्स्ट। सो ही वॉज अ ट्रेंड सेटर। आज भी आर्मी में वो आइकॉन के रूप में ही जाने जाते हैं। इन सब संघर्षों के दौरान उनकी पत्नी, धर्मपत्नी प्रिसिला, इन्होंने काफ़ी उनकी सहायता की। ये जब दुर्घटना घटी 1971 में, उस समय मेजर इयान कार्डोजो की आयु सिर्फ 34 साल की थी और वो 3 लड़कों के पिता थे। लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से और कृतज्ञतापूर्वक अपने पत्नी के योगदान का इस साक्षात्कार के दरमियान उल्लेख भी किया है। 1993 में मेजर जनरल पद पर इयान कार्डोजो साहब रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उनकी नई ज़िंदगी शुरू की, नए सिरे से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की। 2005 से 2011 तक वो रिहैबिलिटेशन कमीशन के चेयरमैन बने। उसके बाद उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। एक किताब का नाम है परमवीर चक्र और दूसरे किताब का नाम है सिंकिंग ऑफ INS खुखरी। आज उनकी आयु 83 वर्ष की है। उन्होंने भारतीय युवाओं को और जनता के लिए एक संदेश दिया है। वो संदेश ऐसा है, हर व्यक्ति को एक ही जीवन मिलता है, उसे परिपूर्ण तरीके से जिया जाए। हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, उसका सदुपयोग किया जाए। आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य अधूरा न छोड़े। ये उनका ये 3 संदेश इस देशवासियों के लिए है। तो क्या ये एक अद्भुत कहानी नहीं है प्रसन्न जी? सर, ये वाकई में बहुत अद्भुत कहानी है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में जब अब ये कोविड-19 के चलते सब लोग जो युवा और सब लोग जो फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़, उनके लिए सही में ये एक इंस्पिरेशन है। हाँ, बिल्कुल। आजकल के युवा फिल्म के हीरो से हीरो के तरफ में देखते हैं, तो आपने ये जो एक रियल हीरो लाया जो कि एक लिविंग लेजेंड है, हालांकि लाइफ टाइम हीरो,
तो ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इससे आज की युवा पीढ़ी इंस्पायर होगी, ऐसी मैं एक आशा करता हूँ। धन्यवाद सर। प्रसन्न जी, आपने बहुत सही सुनाया है। आपके इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसा कि मराठी में कहा जाता है, झाले बहु होतील बहु परंतु या समहा। इसका मतलब है कई हुए, अनेक आगे भी होंगे, लेकिन इनके जैसा दूजा कोई न होगा। आज के मैं इस संबोधन को एक संस्कृत सुभाषित के प्रस्तुति के बाद विराम देना चाहूँगा। वो सुभाषित इस प्रकार है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। इसका मतलब है उद्यमिता, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, ईश्वर भी उसी का सहायक होता है। संदर्भ सुभाषित रत्न भांडागारम प्रकरण 2 श्लोक 1। धन्यवाद।